नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इम्तियाज खान है और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। यूजीसी नेट के लिए अभी कोर्स चल रहा है और इसी क्रम में मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट का सिलेबस हमें कैसे कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसमें से किस पे कम समय देना है। फिर अगले वीडियो में मैंने आपको अगस्त कॉम्टे के बारे में बताया और अगस्त कॉम्टे के जितने भी विचार थे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी हैं, मैंने वो आपको सारे बताए। उनके कुछ फैक्ट थे वो भी मैंने आपको बताया और उनकी किताबों के बारे में बताया, थोड़ा सा उनके बारे में बताया। इसी क्रम में मैं आज आपको हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में बताऊंगा कि हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का क्या विचार है समाजशास्त्र के बारे में और इनका योगदान क्या है। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म 1820 में तथा इनकी मृत्यु 1903 को हुई है। जन्म 1820 और मृत्यु 1903। स्पेंसर इंग्लैंड में हुए, 1820 में पैदा हुए इंग्लैंड में, और स्पेंसर के ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वो एडम स्मिथ का था। क्योंकि एडम स्मिथ की जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, अहस्क्षेप की नीति, लेसेस फेयर की बात करते हैं एडम स्मिथ, तो उनका इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव था, हर्बर्ट स्पेंसर के ऊपर। खैर, और इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो हर्बर्ट स्पेंसर पर चार्ल्स डार्विन का भी प्रभाव था, क्योंकि डार्विन का जो विकास के सिद्धांत है, इवोल्यूशन थ्योरी है, जो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत है, सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो उनका थ्योरी है, और जो इवोल्यूशन थ्योरी है किसकी, डार्विन की। डार्विन चूंकि बायोलॉजिस्ट थे, मतलब बायो पर इनका बहुत अच्छा काम है, तो जो डार्विन का प्रभाव था वो किस पर था, स्पेंसर पर था। और डार्विन की जो थ्योरी थी उद्विकास की, उन्होंने स्पेंसर ने इसको समाजशास्त्र में इसको प्रयोग किया। डार्विन के मित्र थे हेक्सल, तो इन्होंने डार्विन का वुड डॉग इनको बोला था, किसको, स्पेंसर को कहा था ये डार्विन का, स्पेंसर कौन है, वुड डॉग है। आगे स्पेंसर ने डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत का समाज के उद्विकासीय सिद्धांत के साथ संबंध स्थापित किया, यानी बताया कि डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत है, डार्विन जो उद्विकास का सिद्धांत एक जीव पर बताते हैं कि जीव का उद्विकास कैसे होता है, जीव का इवोल्यूशन कैसे होता है, जीव किस अवस्था से पूरी अवस्था में पहुंच जाता है। जिस प्रकार से जीव विकास करता है, सेम वही स्थिति, वही चरण एक समाज के भी होते हैं। हम यहाँ पर अभी तो मैंने स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा परिचय बताया कि स्पेंसर क्या है, इससे प्रभावित हैं और उनका समाजशास्त्र में या समाज में क्या योगदान है समाजशास्त्र के बारे में। स्पेंसर की ये कुछ किताबें हैं जिनको हमें पढ़ना है। सोशल स्टैटिक्स स्पेंसर की बुक है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल, ये बहुत ही अच्छी इनकी बुक मानी जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसे समाजशास्त्र की प्रथम बुक कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी को इसे समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, द मैन वर्सेस स्टेट, ये पॉल साइंस में बहुत पूछी जाती है बुक। हालांकि अभी सोशियोलॉजी में तो इसको नहीं पूछा गया, सोशियोलॉजी में इनकी पुस्तकें थोड़ा कम ही पूछी जाती है, लेकिन कंसेप्ट इनका पूछा जाता है इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में। एक बार इनकी किताबें फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोशल स्टैटिक्स के बारे में बताया इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताया, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, मैन वर्सेस स्टेट के बारे में बताया। जो सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत है, हमें यहाँ पर देखना है कि ये कहना क्या चाहते हैं सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत में। हर्बर्ट स्पेंसर, देखो जो इवोल्यूशन थ्योरी होती है ये बताती है कि व्यक्ति का विकास कैसे हुआ। देखिए व्यक्ति का विकास कैसे हुआ, इसी थ्योरी को ये जो स्पेंसर साहब है ये समाज पर अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक उद्विकास का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी
पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किया, यानी जो इनकी पुस्तक थी फर्स्ट प्रिंसिपल, उसमें ये सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं। डार्विन की जो पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीस से प्रभावित थे या इन पर प्रभाव पड़ा। डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को स्पेंसर द्वारा समाज पर लागू किया गया, मैं पहले ही बता चुका हूं। उसी प्रकार वो कहते हैं उसी प्रकार समाज का भी विकास होता है जैसे किसी एक जीव का। स्पेंसर उद्विकास की बात करते हैं। स्पेंसर का कहना है कि जिस प्रकार जीव का उद्विकास होता है उसी प्रकार समाज का भी विकास होता है। जो जीव का उद्विकास होता है उसके कुछ चरण होते हैं, उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी बात यहाँ पे करते हैं कि वो एकीकरण से विखंडन की ओर जाता है। कौन? जीव। जीव एकीकरण से कहा जाता है? विखंडन की ओर। तथा आगे लिखते हैं कि उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित एक गति है। यानी उद्विकास जब होता है तो एक जो समन्वय होता है वो और उससे संबंधित एक गति है। यहाँ पर 6 शब्द जो स्पेंसर के जो इनका थ्योरी है उद्विकासीय सिद्धांत, इसमें ये जो 6 शब्द हैं ये हमें इनको बहुत महत्वपूर्ण, वो कह रहा है किसी एक पदार्थ का जो उद्विकास होता है वो अनिश्चित, असंबद्धता और समानता से, इनडेफिनिटी, इनकोहेरेंस और होमोजेनिटी से डेफिनिटी, कोहेरेंस और हेटेरोजेनिटी की ओर जाता है। अभी मैं इसको बिल्कुल सामान्य शब्दों में समझाऊंगा, मैं बदलता है। स्पेंसर अपने उद्विकासीय सिद्धांत के स्पष्टीकरण में कई प्रकार के समाज के उद्विकास को प्रस्तुत करते हैं। पहले तो हम यहाँ देख लें कि स्पेंसर जो है वो समाज में उद्विकास प्रस्तुत कैसे करते हैं। तो ये कहते हैं कि जैसे कोई एक बीज होता है, बीज अगर हम देखते हैं जैसे गेहूं का एक दाना है, मटर का एक दाना, चने का एक, जब हम उसको देखते हैं तो ये उद्विकासीय जब इसकी अवस्था है तो ये उतना क्लियर नहीं होता है, इसकी संरचना उतनी स्पष्ट नहीं होती है जैसा। लेकिन जब इसका उद्विकास होता है कि निश्चित चरण के बाद ये अपना विकास करता है, अपनी वृद्धि करता है, तो हम देखते हैं इसके अंगों का अलग अलग निर्माण हो जाता है, अलग अलग अंग हो जाते हैं और ये अलग अलग अंग इससे संबंधित होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये अलग अलग अंगों का जो आपस में सह संबंध है, इसी को ये कहते हैं कि ये उद्विकास है। कहते हैं जिस प्रकार से किसी जीव का उद्विकास हो रहा है, जैसे एक भ्रूण की हम बात करते हैं कि भ्रूण प्रारंभ में कैसा होता है, स्पष्ट नहीं दिखता है, हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है। हमने जैसे एक एग को देखा तो उसमें क्या कुछ समझ में आता है, नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उसका विकास होता है, एक निश्चित चरण के बाद जब उसकी वृद्धि होती है, तो हम देखते हैं कि उसमें एक उसके प्रॉपर अंगों का निर्माण हो रहा है और वह अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इवोल्यूशन थ्योरी है किसकी? बायोलॉजी की। इसी बायोलॉजी, ये डार्विन की जो थ्योरी थी इवोल्यूशन को, इसको इन्होंने समाज पे अप्लाई किया और कहा कि समाज जो है, समाज भी एक प्रारंभिक अवस्था से उच्च अवस्था की ओर जा रहा है। इसमें भी ये जो प्रीमेटिव कल्चर था, प्रीमेटिव सोसाइटी थी, उसमें अलग अलग अंग नहीं थे, उसके सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनमें स्पष्ट विभाजन नहीं था, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, उनमें विभेदीकरण नहीं था, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उनको हम अलग अलग करके नहीं समझ पाते थे। लेकिन जिस प्रकार से एक जीव का विकास होता है, उसके अलग अलग अंग बनते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे ही समाज का निर्माण होता है और समाज में अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, स्पेसिफिकेशन आ जाता है, लोग भागों में कार्य करने की विशिष्टता आ जाती है, हेटेरोजेनिटी आ जाती है होमोजेनिटी से, ठीक है, अनिश्चितता से निश्चितता आ जाती है, असंबद्धता से संबद्धता आ जाती है। तो इसी थ्योरी को वो समाज पर अपनाते हैं और कहते हैं कि समाज, जैसे हम बात करें कि एक प्रीमेटिव समाज है, एक प्रारंभिक समाज है या एक आदिमकालीन समाज है, वहां पर हम देखते हैं तो उतनी स्पष्टता नहीं मिलती है चीजों में। एक ही व्यक्ति में राजनीतिक सत्ता भी हो सकती है और वही उस समुदाय का कबीले का राजनीतिक सत्ता भी हो सकती है और अन्य निर्णय भी कर सकता है। हो सकता है वो एक प्रतिष्ठा तो है ही उस व्यक्ति के साथ और वो समाज के और भी कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में आते हैं, प्रीमेटिव सोसाइटी से जब हम मॉडर्न सोसाइटी पे आते हैं तो हम देखते हैं डॉक्टर का कार्य अलग है, टीचर का कार्य अलग है, दर्जी का कार्य अलग है, समझ रहे हो, मिठाई बनाने का कार्य अलग, कार्य करने वाले का कार्य अलग है। लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे कार्यात्मक संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। तो यही जो इवोल्यूशन थ्योरी थी, जो जीव विज्ञान का सिद्धांत था, उसको स्पेंसर समाजशास्त्र पर प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर समाजशास्त्र, ये समाज को इवोल्यूशन थ्योरी के 2 आधार पर बांटते हैं
कि समाज दो प्रकार के होते हैं। कहते हैं एक शिकारी समाज होता है, एक मिलिटेंट सोसाइटी होती है और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। जो मिलिटेंट सोसाइटी होती है इसमें कंपलसरी कोऑपरेशन पाया जाता है, यानी अनिवार्य से सहयोग पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोग सहयोग करते हैं। जबकि सैन्य समाज या मॉडर्न सोसाइटी में वॉलंटरी कोऑपरेशन पाया जाता है। जरूरी नहीं कि लोग एक दूसरे से जुड़े ही हुए हों, ऐच्छिक रूप से एक दूसरे से जुड़े। दर्जी का जरूरी नहीं कि वो प्रोफेसर से जुड़ा हो या टीचर से जुड़ा हो या डॉक्टर से जुड़ा हो। अगर उसकी इच्छा है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, नहीं इच्छा है तो नहीं जाएगा। जबकि जो मिलिटेंट सोसाइटी थी, यहाँ पर क्या है कि कंपलसरी कोऑपरेशन होता ही है, लोग एक दूसरे से जुड़े ही हुए होते हैं। ये समाज की प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था नहीं है, ये संगठित समाज होता है। सत्ता और सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक केंद्रित होता है, यानी वो कहते हैं कि जो प्रारंभिक समाज है वहां पर क्या है, सत्ता और सामाजिक नियंत्रण अत्यधिक होता है। जबकि जो मॉडर्न सोसाइटी, यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार ज्यादा होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स की बात ज्यादा की जाती है। जबकि यहाँ सामाजिक नियंत्रण, जब हम देखते हैं किसी जनजातीय समाज में देखते हैं या किसी भी हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि सामाजिक नियंत्रण ज्यादा होता है। शहरी समाज में सामाजिक नियंत्रण नहीं होता है। जब हम ग्रामीण समाज में जाते हैं तो जाति व्यवस्था ज्यादा हमें सुदृढ़ मिलती है, ज्यादा हमें मजबूत मिलती है। वहां पर विवाह होता है वो एक निश्चित जाति में होता है। जबकि हम जब शहरी समाज में आते हैं तो हमें ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी संस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं, विवाह के नए रूप देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो परंपरागत समाज है वहां सामाजिक नियंत्रण ज्यादा हावी होता है, जबकि आधुनिक समाज में व्यक्तिगत अधिकारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो प्रारंभिक समाज होता है यहाँ मिथकों, विश्वासों बहुल, यानी जो मिथक होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो मूल होते हैं, उनका ज्यादा सुदृढ़ होता है। समाज में ज्यादा श्रेणी क्रम होता है, ये मतलब समाज में लोग ज्यादा मानते हैं मिथकों को, विश्वासों को। जबकि जो आधुनिक समाज होता है यहाँ हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, लेशर फेयर की नीति अपनाई जाती है। यहाँ सरकार राजनीतिक रूप से नियंत्रण करती है लोगों पर। यहाँ कठोर अनुशासन यानी कठोर कानून होते हैं। सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच घनिष्ठ एक रूपता होती है, यानी आपका जो निजी जीवन है वो सार्वजनिक जीवन से डायरेक्ट जुड़ा होता है। जबकि मॉडर्न सोसाइटी में सार्वजनिक जीवन निजी जीवन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है। आप निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक, इसका स्पष्ट विभाजन होता है। तो ये यही कहते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है यहाँ पर क्या है, अगर हम उनके जो उन्होंने जो 6 पॉइंट बताए कि अनिश्चितता है, देखो प्रिमिटिव सोसाइटी में अनिश्चितता है, असंबद्धता है, असंबद्धता है और समानता है। समानता क्या है कि निजी जीवन सार्वजनिक जीवन से है, और अनिश्चितता क्या है कि कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं है। मूल विश्वास और प्रथाओं का इनका ज्यादा महत्व है, राजनीतिक सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में। तो वो कहते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है उसके ये 3 लक्षण हैं, एक अनिश्चितता होती है, असंबद्धता होती है और समानता होती है। देखने को मिलती है हमें समानता। जबकि जो मॉडर्न सोसाइटी होती है उसमें निश्चितता होती है, कार्य का स्पष्ट विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है सोसाइटी में, कोहेरेंस होता है, संबद्धता होती है और भिन्नता हेटेरोजेनिटी होती है। हमें लगता है यहाँ पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है, कहाँ, मॉडर्न सोसाइटी में है। निजी व सार्वजनिक जीवन अलग अलग होते हैं, लिखित कानून होते हैं। यहाँ संविधान का शासन होता है, यहाँ परंपराओं का शासन होता है। यहाँ पर चीजें स्पष्ट विभाजित होती हैं, जबकि यहाँ पर चीजें स्पष्ट विभाजित नहीं होती। जबकि मॉडर्न सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चीजें स्पष्ट विभाजन होती है। हालांकि बाद में ये अंतर बताने के बाद स्पेंसर कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए औद्योगिक समाज ही सबसे अच्छा है, यानी इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये अच्छी है। यहाँ पर क्योंकि क्या होता है कि इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है, व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जाती है। वहां समाज पर व्यक्ति का जो विकास होता है वहां समाज ज्यादा प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हम नोट लिखा है कि स्पेंसर कहते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए या व्यक्ति के विकास के लिए औद्योगिक समाज ही सर्वोत्तम समाज है, यही समाज अच्छा माना जाता है। ठीक है, वो वहां विकासीय क्रम के लिए उन्होंने समाज को, तो अभी अलग जाएंगे तो और क्या ही प्रकार में बांटा है उन्होंने, 2 तीसरे समाज में बांटा है, सिंपल सोसाइटी में। तो यहाँ पर वो केवल 2 ही प्रकार से समाज को बांट रखे। एक समाज तो ऐसा है जो परंपरागत समाज है, जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, मिलिटेंट सोसाइटी है, और एक समाज ऐसा है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी। अगर क्वेश्चन आया कि मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कौन करता है, तो आपको आंख मीच के लगाना है केवल स्पेंसर। और स्पेंसर उद्विकासीय सिद्धांत कौन, स्पेंसर। ये सब चीजें हमें स्पेंसर की याद रखना है। यहाँ तो मैंने समझा दिया है स्पेंसर के बारे में, ठीक है। फिर आमी स्पेंसर कहते हैं, स्पेंसर द्वारा समाज के उद्विकास के एक अन्य स्वरूप का भी उल्लेख किया गया है, जिनके अनुसार सामाजिक विकास की प्रक्रिया में समाज अपने संगठन की श्रेणी के आधार पर सरल से सम्मिश्रित समाज के विभिन्न स्तरों की ओर बढ़ता है।
वो कहते हैं एक सिंपल सोसाइटी होती है, यानी सरल समाज होता है। यहाँ पर क्या होता है, शिकारी होते हैं लोग। कैसे होते हैं, शिकारी। यहाँ पर लोग शिकार पर ज्यादा महत्व देते हैं, ये सरल समाज है। अर्ध आवासित समाज है, यहाँ पर उन लोगों की निश्चित कोई बस्ती नहीं होती है तथा कहीं कहीं आवासित भी होता है। फिर वो कहते हैं एक है मिक्स्ड सोसाइटी, यह समाज यायावार होता है, यानी घुमंतु समाज होता है। ये भी अर्ध आवासित और आवासित दोनों प्रकार के होते हैं। ये समाज का विकास हो रहा है, पहले सिंपल सोसाइटी, फिर मिक्स्ड सोसाइटी, फिर डबल मिक्स्ड सोसाइटी। इसमें क्या होता है, समाज की विशेषता यह है कि यह अर्ध आवासित और आवासित होता है। अब व्यक्ति शिकारी और यायावार से क्या हो गया, अब आवासित होने लगा, ठीक है। और पहले डबल मिक्स्ड सोसाइटी की बात वो करते हैं, यहाँ पर भी लोग कैसे होते हैं, आवासित, यानी निश्चित आवास में रहने लगते हैं। हालांकि उनका केवल इतना ही याद रखो कि अगर ये बात आ जाए कि सिंपल सोसाइटी, मिक्स सोसाइटी, डबल मिक्स सोसाइटी और ट्रिपल मिक्स सोसाइटी का विभाजन किसने किया, तो आपको लगाना है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर की बात है, नोट। स्पेंसर इसके आगे भी कुछ कहते हैं। स्पेंसर के अनुसार कुछ सरल समाज के समुच्चों से मिश्रित समाज उत्पन्न होते हैं। जब हम सरल समाजों का एक समुच्चय बना लेते हैं, जब कई प्रकार के सरल समाज बन जाते हैं, तो वहां से क्या मिक्स्ड सोसाइटी आती है, यानी सिंपल सोसाइटी से क्या आती है, मिक्स्ड सोसाइटी। और जब कुछ मिक्स्ड सोसाइटी के मिल जाते हैं, कुछ मिक्स्ड सोसाइटियों के समुच्चय मिल जाते हैं, तो वो दोहरे मिश्रित समाज बन जाते हैं, यानी डबल मिक्स सोसाइटी बन जाते हैं। और दोहरे मिश्रित समाजों के समुच्चय से, मतलब दोहरे मिश्रित समाजों के समुच्चय से दोहरे मिश्रित समाज बन जाते हैं। यानी वो कह रहा है कि इस प्रकार के कई समाज जब मिल जाएंगे तो हम एक मिक्स्ड सोसाइटी पर पहुंच जाएंगे। और जब मिक्स्ड सोसाइटी मिल जाएगी, कई समुच्चय बना जाएगा, इनका एक सेट बन जाएगा, तो ये डबल मिक्स सोसाइटी पर पहुंच जाएगी। और कई डबल मिक्स सोसाइटी मिलकर एक ट्रिपल मिक्स सोसाइटी को बनाते हैं। ये उनके समाज के विकास की अवस्थाएं हैं, और इसके आगे इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। खैर, अब आगे चलते हैं। आगे वो कह रहे हैं, स्पेंसर के अनुसार सरल समाजों में परिवार, स्पेंसर के अनुसार क्या है कि सरल समाजों में परिवार होते हैं। मिक्स्ड समाज में क्या होता है, परिवारों से मिलकर कुल बने होते हैं। क्या बने होते हैं, कुल बने होते हैं। समाजों से हमारा समाज बनता है, यानी मिश्रित समाजों में परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। जैसा कि हमारा समाज है एक जनजातीय समाज समूह, इन सब से मिलकर क्या बनता है, राष्ट्र और राज्य मिलते हैं, राष्ट्र और राज्य बनता है इन सब से मिलकर। तो यहाँ पे हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। आप तो बस इतना ही याद रखो कि सिंपल सोसाइटी की बात कौन करता है, मिक्स सोसाइटी की बात कौन करता है, डबल मिक्स सोसाइटी की बात कौन करता है, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी की बात कौन करता है। जब सिंपल सोसाइटी मिल जाती है तो मिक्स सोसाइटी बन जाती है, और जब कई मिक्स सोसाइटी बन जाती है तो डबल मिक्स सोसाइटी, और जब कई डबल मिक्स सोसाइटी बन जाती है तो ट्रिपल मिक्स सोसाइटी बन जाती है। तो अभी तक वो दो प्रकार के समाजों को बांट चुके हैं। कह रहे हैं एक कैसा समाज है, एक मिलिटेंट सोसाइटी है और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और कह रहे हैं और समाज को अगर हम दूसरे रूप में बांटे तो इस प्रकार के समाज है। ये विभाजन किसका है, ये भी तो स्पेंसर का ही है। अब आगे स्पेंसर तीन अवस्थाएं और बताते हैं समाज की। कह रहे समाज का विकास कैसे हुआ, पहले प्रीमेटिव समाज यानी आदिम समाज था, फिर जंगली समाज आया, फिर उसके बाद औद्योगिक समाज आया लोग। अब इन्होंने तीसरा समाज का विभाजन ये है उनका। इसके पहले हम दो पढ़ चुके, और तीसरा क्या है कि एक तो प्रीमेटिव सोसाइटी है, दूसरा सेवरेज सोसाइटी है, और तीसरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यानी आदिम समाज है, जंगली समाज है और औद्योगिक समाज है। हर्बर्ट स्पेंसर सभ्यताओं के विकास के आधार पर भी चार प्रकार से समाज को बांटते हैं। कहते हैं एक शिकारी समाज है, मिलिटेंट सोसाइटी है, फिर एक कंदमूल वाली सोसाइटी है, सेवेज सोसाइटी आई, फिर एग्रेरियन सोसाइटी आई, दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो हमें यहाँ पर स्पेंसर ने समाज को मोटे तौर पर चार ही भागों में, मतलब चार अलग अलग तरीके से समाज का विकास देखा है। वो कहते हैं कि एक प्रीमेटिव सोसाइटी है, मिलिटेंट सोसाइटी है, एक मॉडर्न सोसाइटी है, सिंपल सोसाइटी, मिक्स्ड सोसाइटी, डबल मिक्स सोसाइटी, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। फिर कहते हैं समाज एक प्रीमेटिव सोसाइटी होती है, एक सेवेज सोसाइटी है, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। फिर आगे वो कहते हैं समाज चार, अगर हम सभ्यताओं के आधार पर समाज का विकास देखें तो चार अवस्थाएं। पहले व्यक्ति शिकार की अवस्था में था, फिर कंदमूल की अवस्था में आया, फिर कृषक की अवस्था में आया, तब औद्योगिक अवस्था में आया। औद्योगिक अवस्था चौथी अवस्था है। हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा उद्विकास को एक बार और देख लें। उद्विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें उद्विकास क्या होता है कि उद्विकास एक निश्चित क्रम में होता है, और उद्विकास एक रेखीय होता है।
उद्विकास की क्योंकि हम यहाँ पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो उस विकास के जो मुख्य बिंदु है हम उनको थोड़ा सा देख लें। उद्विकास एक निश्चित क्रम में होता है, एक रेखीय होता है। उद्विकास जब किसी एक अवस्था में पहुंच जाता है तो वो अपनी पिछली वाली अवस्था को नहीं दोहराता है, और उद्विकास अपनी पूर्व वाली अवस्था के गर्भ से निकलता है। उद्विकास रेखीय है, उद्विकास कई चरणों में होता है, उद्विकास पूर्व वाली अवस्था को नहीं दोहराता है, और उद्विकास पूर्व वाली अवस्था के गर्भ से निकलता है। ये समझ में आ रहा होगा, यही उद्विकास है। ऐसे ही किसी एक जीव का होता है, जैसे एक व्यक्ति के अगर हम उद्विकास की बात करें तो व्यक्ति पहले क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है, फिर बच्चे का रूप लेता है, फिर थोड़ा और चलता है तो शैशवावस्था में आता है, वयस्क अवस्था में आता है, प्रौढ़ अवस्था में, और उसके बाद वृद्ध हो जाता है और फिर खत्म हो जाता है। कोई अवस्था जिंदगी में दोबारा ही नहीं जाती, व्यक्ति फिर से बच्चा तो बन नहीं जाता, फिर से बूढ़ा तो हो नहीं जाता। यानी उद्विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। जिस प्रकार से जीव का एक विकास निश्चित अवस्था में चलता है, उसी प्रकार समाज का भी एक विकास। अगर कोई समाज पहले जंगली था और अब मॉडर्न है, तो वो मॉडर्न समाज फिर से जंगली नहीं बन सकता, फिर से शिकारी समाज नहीं बनता, फिर से कंदमूल की अवस्था में नहीं जाता, विकसित अवस्था में नहीं जा सकता। वो एक निश्चित अवस्था में ही ऊपर जाएगा। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो एग्रेरियन सोसाइटी नहीं बन सकती, एग्रेरियन सोसाइटी फिर से सेविज सोसाइटी नहीं बन सकती, और सेविज सोसाइटी फिर से प्रीमिटिव सोसाइटी नहीं बन सकती। प्रीमिटिव वो चरण है कि प्रीमिटिव सोसाइटी सेविज सोसाइटी पे आएगी, सेविज सोसाइटी आपकी एग्रेरियन सोसाइटी पे आएगी, एग्रेरियन सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पे आएगी। अब तो बात चलती है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म की। अब जो पोस्ट मॉडर्निज्म सोसाइटी है वो मॉडर्निज्म नहीं हो सकती, और जो मॉडर्निज्म सोसाइटी है वो पोस्ट मॉडर्निज्म हो सकती, क्योंकि वो विकास एक निश्चित क्रम में आगे की ओर बढ़ता है, वो अपनी अवस्थाओं को फिर से दोहराता नहीं है। खैर, आगे हम इनका सिद्धांत पढ़ते हैं। ये इवोल्यूशन थ्योरी मैंने समाज को 4 भागों में बांटा और लगभग समझ में आ ही गया होगा आपको। ये साबियबी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी हम पढ़ते हैं। स्पेंसर की ऑर्गेनिक जो थ्योरी है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेंसर समाज और शरीर का संबंध बताते हुए कहते हैं कि समाज एक सावयव है, समाज एक जीवित शरीर की तरह है। वो कहते हैं समाज और सावयव की तुलना करते हुए स्पेंसर में इसमें कुछ समानताएं बताई हैं और कुछ भिन्नताएं बताई। तो हमने यहाँ समानताएं बहुत कम लिखी हैं और भिन्नताएं भी बहुत ही कम लिखी हैं, लेकिन इतने से हम यहाँ पे इनको तो बता ही देते हैं, लेकिन समझा ज्यादा देते हैं आपको कि क्या क्या इनमें समानताएं और क्या क्या इनमें भिन्नताएं। खैर, समाज और शरीर संरचना का आकार, साइज, संरचना की जटिलता के साथ बढ़ता है। जैसे ही समाज और जैसे शरीर का एक आकार निश्चित अवस्था में बढ़ता है, वैसे ही समाज का भी आकार एक निश्चित अवस्था में आगे की ओर बढ़ता है। इनकी जटिलता जैसे जैसे आगे बढ़ जाती है इनके विकास के साथ, वैसे ही शरीर की भी जटिलता बढ़ती है और समाज की भी जटिलता बढ़ती है। समझ में आ रही विकास के साथ, तो ये समानता है। फिर आगे स्पेंसर की हम अगर समानता की बात करें तो स्पेंसर कहते हैं कि दोनों का विकास धीरे धीरे होता है और इस प्रकार आकार में वृद्धि के मामले में दोनों की जड़ पदार्थ से भिन्न है। यानी जो जड़ पदार्थ होता है जिसमें चेतना नहीं होती है, उन दोनों से अलग है। जिस प्रकार से एक जीवित सावयव में विकास होता है, स्थिर वस्तु जिसमें जीव नहीं है उसमें विकास नहीं होता है, वैसे ही समाज में भी विकास होता है। दोनों के आकार में वृद्धि होती है, मैंने बता दूं, दोनों की साइज में वृद्धि हो रही है, दोनों की जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, दोनों में संरचना के विकास के साथ साथ उनके विभिन्न अंग एक दूसरे से पृथक होते हुए और प्रत्येक अंग का कार्य अलग होते हुए भी से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार से जब हम एक अंडे को लेते हैं, जब अंडा मुर्गी के रूप में जाता है तो उसमें उतनी चीजें स्पष्ट नहीं दिखती हैं अंडे भ्रूण में, लेकिन जब वो एक जीव बन जाता है तो उसके हर एक अंग का अपना अपना प्रकार होता है। ऐसे ही समाज जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसके अंगों में उतना स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, लेकिन जब वो अपनी विकास की अवस्था में पहुंच जाता है उसके अंग बन जाते हैं तो उनका स्पष्ट विभाजन होता है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने प्रकार के द्वारा उसमें कुछ योगदान देते हैं, संरचना को बनाए रखते हैं। हालांकि यार प्रकारात्मक संरचना पहुंच गया, वहां जाना नहीं है। फिर वो स्पेंसर कहते हैं कि इन अंगों के मध्य क्या अंतर संबंध होते हैं और अंतर निर्भरता होती है। जिस प्रकार के शरीर का, जैसे आंख का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, मस्तिष्क आंख को मस्तिष्क को देती है, संदेश देती है कि मैंने क्या देखा, मस्तिष्क उसे संदेश देता है कि तुम्हें क्या देखना है। तो इनके मध्य जो अंतर संबंध है, जो अंतर निर्भरता है, उन वैसे ही समाज में भी अंतर संबंध और अंतर निर्भरता है। अब बात आप करेंगे भाई शरीर में तो आंख होती है, नाक होती है, फेफड़ा होते हैं, लीवर होते हैं, बोन मैरो होती है, इन सब का हमें समझ में आता है, लेकिन शरीर का क्या ऐसे अंग हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, शरीर में भी ऐसे अंग हैं। समाज में शिक्षा व्यवस्था है, समाज में नातेदारी व्यवस्था है, समाज में
परिवार व्यवस्था है, समाज में विवाह व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अर्थ व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक संरचना को बनाती है, समाज को बनाती है। उसी की बात वो करते हैं कि जिस प्रकार से एक शरीर का विकास होता है वैसे ही एक समाज का भी विकास होता है। जिस प्रकार से एक शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग एक दूसरे से अपने अपने प्रकारों के द्वारा जुड़े होते हैं, वैसे ही समाज में भी विभिन्न अपने विभिन्न जो अंग होते हैं, विभिन्न जो संरचना होती है, वो भी आपस में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे स्पेंसर इसकी बात करते हैं। आगे हम बात करें तो समानता तो समझ में आ गई होगी। आगे स्पेंसर कहते हैं जिस प्रकार से किसी संरचना की जिस प्रकार से किसी सावयव की संरचना में उसका इकाई जो होता है, उसका जो सेल होता है वो एक निश्चित सेल होता है। समाज का सेल क्या है? एक व्यक्ति है। समाज की इकाई क्या है? उसका एक व्यक्ति है। इसके लिए उसकी बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पर एक इकाई है। तो इतनी हमें समानताएं तो समझ में आ गई। शरीर समानताएं जो क्या थी समाज की और शरीर की, वो दोनों समझ चुके हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसमें अंतर। समाज और शरीर में बहुत बड़ा अंतर है कि शरीर नासवार है जबकि समाज कभी खत्म नहीं होता, समाज आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। और वो कहते हैं कि शरीर और समाज एक निश्चित कोशिका से तो मिलकर बना होता है, लेकिन जब शरीर की कोशिका होती है तो उसकी स्वतंत्र चेतना नहीं होती, जबकि समाज का जो कोशिका है, इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी एक स्वतंत्र चेतना है। और शरीर की कोशिकाओं पर नियंत्रण उसका मस्तिष्क करता है, लेकिन व्यक्ति जो समाज की कोशिका है, व्यक्ति, इसका एक अपना अलग चेतना होती है, ये अपनी एक अलग नियंत्रण में रहती है। इसका पूरा नियंत्रण समाज नहीं करता, पूरा नियंत्रण समाज नहीं करता। इसमें समाज में शरीर के मध्य में एक निश्चित संगठन होती है, जबकि निश्चित संगठन और चेतना होती है, जबकि समाज में जो उसकी कोशिका है उसमें निश्चित संगठन और चेतना नहीं होती है। तो ये इसकी समानता है। और वो थी समाज सावयव में क्या चेतना, मतलब सावयव और समाज में क्या अंतर है, क्या समानता है, हमें लगता समझ में आ गया होगा। वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण के कुछ साधन भी हैं समाज में। कुछ ऐसे साधन हैं जो समाज में नियंत्रण स्थापित करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है, चलो यहाँ भी लिखा है। उनकी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, किसकी? समाज की या व्यक्ति की। जो व्यक्ति की आवश्यकता है वही तो समाज की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह समाज में रहकर कर सकता है, व्यक्ति अकेले सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। समाज बना ही क्यों? क्वेश्चन यहाँ आता है कि समाज का निर्माण क्या हुआ, व्यक्ति को जरूरत क्या थी? जब व्यक्ति का जन्म हुआ तो वह एक कमजोर शरीर वाला प्राणी था, सारी आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं कर सकता था, तो उसने आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उसने अंतः संबंध बनाया, अंतः क्रिया की। जब अंतः क्रिया की तो एक समाज बना। तो यहाँ पे मैं कई बार एवं पेज है कि समाज सामाजिक संबंधों के जाल है, तो सामाजिक संबंध बने क्यों? ऑटोमेटिक थोड़ी ना बने, हमारी कुछ आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकता पूरी करने के लिए हमने सामाजिक संबंध बना और इन सामाजिक संबंधों से एक समाज बना। तो यही वो कह रहा है कि सामाजिक प्राणी तो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसकी कुछ आवश्यकताएं थी, इन आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने समाज में रहकर कर सकता है, अकेले पूरी नहीं कर सकता। अतः समाज का अस्तित्व बना रहे यह आवश्यक है कि इसके लिए यह जरूरी है कि व्यक्तियों के व्यवहारों पर कुछ ना कुछ नियंत्रण किया जाए। अब यहाँ ये दूसरी बात कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि व्यक्ति सारी आवश्यकताएं अकेले पूरी नहीं कर सकता, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह समाज में रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, उस पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाए, तो वह समाज में अस्त व्यस्त और अनियंत्रणकारी अवस्था पैदा करता है। तो वो कहते हैं समाज में नियंत्रण स्थापित करने के 4 साधन है। इन 4 साधनों से मिल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? समाज में नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार डायरेक्ट नियंत्रण स्थापित कर देती है। धर्म आपको मोरल रूप से कहता है कि आप नियंत्रण, धर्म कहता है दया करो, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो, पुण्य करो, गरीब की सहायता करो, ठीक है, किसी को कष्ट मत दो, यानी नैतिक रूप से ये आपको सक्षम बनाना है। धर्म, सरकार क्या कहती है? अगर ऐसा किया तो जेल में डाल देने, सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो गया। सरकार आपको अधिकार भी देती है, लेकिन सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित करती है। नियंत्रण के कुछ साधन है, संविधान है हमारे नियंत्रण करता है, पुलिस व्यवस्था हमें नियंत्रण करती है। तो ये सारे नियंत्रण के साधन है। सरकार आपसे कहती है, धर्म आपको नियंत्रण करता है। समाज ने ये समाज की कुछ आवश्यकताएं थी, तो इन नियमों का निर्माण कर लिया समाज, सरकार बना ली, धर्म बना ली। सामाजिक प्रथाएं, सोशल ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन होते हैं वो भी सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक प्रथाएं कैसे नियंत्रण करती हैं कि मान के चलो एक किसी समाज में कुछ सामाजिक प्रथाएं हैं कि हमें गरीब को नहीं सताना चाहिए, ये सामाजिक प्रथा है।
और यही सामाजिक प्रथा अगर चली तो गरीब को नहीं सताया जाएगा और समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी। तो सामाजिक प्रथाएं जो है वो भी समाज में व्यवस्था है। और नैतिकता, एथिक्स, एथिक्स तो हम बता ही चुके कि धर्म एथिक्स को निर्धारित करता है। एथिक्स कैसा होगा, तो ये भी सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के 4 साधन, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक नियंत्रण के निम्न 4 साधन किसने बताए, तो स्पेंसर ने बताया। या इन साधनों में से कौन सा स्पेंसर का नहीं, तो गवर्नमेंट, रिलीजन, सोशल ट्रेडिशन एंड एथिक्स, यानी सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं, नैतिकता। आगे वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण मुख्यतः 2 भागों में बांट के देखा जाना चाहिए। एक बाह्य नियंत्रण होता है, एक आंतरिक नियंत्रण। कहते हैं बाह्य नियंत्रण में सरकार है, प्रथा और धर्म। सरकार जो है वो बाह्य नियंत्रण, आपको बाहरी रूप से नियंत्रित कर रही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। धर्म आपको बाहरी रूप से नियंत्रित करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्रथाएं, लेकिन नैतिकता आपको आंतरिक रूप से। दोस्त अब चलो यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ये धर्म के बारे में वो बता रहे हैं कि सामाजिक नियंत्रण के 4 संस्थाएं, और सामाजिक 4 संस्थाओं को 2 भाग में बांटते हैं कि जो ऊपर की 3 है, सरकार, धर्म और सामाजिक प्रथाएं, ये बाह्य रूप से हम पर नियंत्रण करती है, और जो नैतिकता है ये इंटरनल रूप से हम पर नियंत्रण करती है। इन नियंत्रण को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटते हैं, ये हो चुका है। सामाजिक नियंत्रण के साधन के अंतर्निहित आधारों का विश्लेषण करते हुए स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इनका आधार या तो बल है या भय है। कि समाज पर नियंत्रण या तो बल, फोर्स के द्वारा होता है, या फिर या डर के द्वारा होता है। उदाहरण, धार्मिक नियमों का पालन मनुष्य ईश्वर के भय के कारण करता है, जबकि सरकारी कानूनों का पालन और वह भय और बल दोनों के द्वारा करता है। बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं धर्म के जो मूल है, जो मानव कल्याण के मूल है धर्म के, वो व्यक्ति इसलिए पालन करता है, उनका पालन इसलिए करता है कि कहीं उनसे ईश्वर नाराज ना हो जाए। ठीक है, तो इस पे नैतिक प्रेशर है। जबकि सरकार से दोनों है कि अगर आपने चोरी की तो पुलिस आ जाएगी और आपको सजा दे देगी। और भय भी है, समाज का भय है कि अगर गए तो सामाजिक, अगर मैं जेल में 4 दिन लेके आया तो सामाजिक प्रतिष्ठा। ये सामाजिक नियंत्रण के साधन है। सरकार अपने नियमों को मनवाने के लिए बल का प्रयोग करती है। अगर आप आंदोलन करते हो छात्र, तो सरकार करने के लिए करवा देती है। कहते सामाजिक नियंत्रण बना के रखो, अपनी बात करना है तो हिंसक आंदोलन मत करो। कहते सामाजिक नियंत्रण, शांत बैठो आप, हम आपकी बात सुनेंगे। और लोगों को दंड का भी भय रहता है, और लोग इन सब के द्वारा क्या है, सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। सामाजिक नियंत्रण के ये साधन है, और उनका कारण क्या है उन्होंने बता दिया। बल और भय के कारण लोग क्या है, सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। स्पेंसर का मानना है कि जब नैतिकता का पूर्ण विकास हो जाएगा, जब एथिक्स का पूर्ण विकास हो जाएगा, तो उसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं। ये तो यूटोपिया की तरह है, पूर्ण विकास में नहीं लगता नैतिकता का हो पाए। स्पेंसर कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन वो तो कार्ल मार्क्स का वो साम्यवाद आएगा। ऐसे ही समाज में सभी लोगों की नैतिकता का पूर्ण विकास, ये तो असंभव सी बात है। ठीक है, दुर्खिम कहते हैं कि अपराध भी समाज में जरूरी है, लेकिन उसकी दर नियंत्रित होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि नैतिकता जब पूर्ण विकास हो जाएगा तो बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सरकारी नियंत्रण व्यक्ति के स्वतंत्र विकास के पथ पर एक प्रमुख बाधा है। तो कहते हैं कम से कम नियंत्रण रखो सरकार, क्योंकि एडम स्मिथ से प्रभावित है। और एडम स्मिथ किसकी बात कर रहा है, लेसर फेयर की बात कर रहा है। तो वही वो जो इकोनॉमिक्स की जो वैल्यूज, जो थ्योरी थी, वो समाज पे कह रहा है सरकार को कम से कम नियंत्रण रखना चाहिए व्यक्ति के विकास। अगर कम से कम नियंत्रण होगा तो व्यक्ति अधिक से अधिक क्या कर पाएगा, विकास कर पाएगा, और समाज में अपना योगदान दे पाएगा। अगर उसका स्वतंत्र होगी, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा, तो वो समाज में वो अपने शरीर को ज्यादा योगदान दे पाएगी। ऐसे ही अगर समाज की कोशिश क्या है, व्यक्ति, अगर व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं होगा, व्यक्ति स्वतंत्र होगा, तो वो ज्यादा विकास कर पाएगा। तो यही ये बात कर रहे हैं। जब तक इस पर बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता बनी, तब तक विकास नहीं होगा। जब तक व्यक्ति या समाज के लोगों में नैतिक विकास नहीं होगा, इस पर बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता पड़ी रहेगी। और बाहरी नियंत्रण कौन है, ये 4 है, मैं आपको बता चुका, सरकार, धर्म और सामाजिक प्रथाएं। क्योंकि इसके बिना मनुष्य के गलत रास्ते पर चलने की संभावना अत्यधिक होती है। चलो ठीक है, अच्छी बात कर रहे हैं। स्पेंसर के शब्दों में, वह समाज सर्वोत्तम है जो अपने सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण रखता है। बात ठीक है, वह समाज सर्वोत्तम है जो अपने सदस्यों पर कम से कम नियंत्रण रखता है। ठीक है, अच्छी बात है। इस प्रकार डार्विन से प्रभावित थे और इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, और
ये इनकी मेन थ्योरी थी। और स्पेंसर का जो निधन है वो 1903 में हो गया। एक बार हम एक बिल्कुल सरसरी नजर से एक बार फिर से देख लेते हैं स्पेंसर की पूरी थ्योरी हमने क्या पढ़ी। हमने यहाँ पर देखा कि स्पेंसर के बारे में, स्पेंसर एडम स्मिथ से प्रभावित थे। एडम स्मिथ की थ्योरी द हस्तक्षेप की नीति लेसर थी और वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक थी। इसके साथ ही विकास के सिद्धांत जो है वो डार्विन से प्रभावित थे और डार्विन का इन्हें हेक्सल ने इन्हें क्या कहा था, बुलडॉग बोला था इन्हें। और ये इनकी पुस्तक थी सोशल स्टैटिक, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द फर्स्ट प्रिंसिपल सिंथेटिक्स फिलॉसफी, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, मैन वर्सेस स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो सामाजिक विकास का सिद्धांत होता है कि समाज में कैसे, ये 6 टर्म जो इनके हैं महत्वपूर्ण वो मैंने आपको बताया क्या है कि निश्चित, अनिश्चितता, असमता और समानता से हम निश्चित संबंध और भिन्नता की ओर आगे बढ़ते हैं। यही विकास का क्रम है। और उन्होंने फिर 2 प्रकार के समाज बताया कि एक शिकारी समाज है, मिलिटेंट सोसाइटी, और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। और ये इनका कैसे विकास हुआ और इनके क्या लक्षण है उनको इन्होंने स्पष्ट बांटा। ये मैंने पूरा समझा दिया था यहाँ पर अच्छे से। वो कहते हैं समाज को सिर्फ 2 ही नहीं, समाज के विकास के 4 स्तर हैं। पहले सिंपल सोसाइटी होती है, फिर डबल मिक्स सोसाइटी, फिर मिक्स सोसाइटी, इसके बाद डबल मिक्स सोसाइटी, ट्रिपल मिक्स सोसाइटी। उसके बाद कहते हैं समाज का विकास 3 अवस्थाओं से होता है। एक पहले समाज प्रिमिटिव समाज था, फिर सेवेज सोसाइटी आई और फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। वो सभ्यताओं का विकास बताते हैं कि पहले हम शिकारी थे, फिर कंदमूल, पहले हम शिकार करते थे, फिर फूल फल सब्जी इकट्ठा करने लगे, इसके बाद हम कृषि करने लगे और फिर हम औद्योगिक अवस्था में आए। इसके बाद सावयवी सिद्धांत आया उनका। और सावयवी सिद्धांत के बाद उन्होंने बताया कि समाज और शरीर में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, क्या समानताएं हैं। फिर सामाजिक नियंत्रण के साधन बताए कि सामाजिक नियंत्रण जो होता है 2 प्रकार से होता है, एक आंतरिक नियंत्रण और एक बाह्य नियंत्रण। इसके बाद वो बताते हैं और यही उनका मेन थ्योरी थी। आज तो मैंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आपको बताया और आपने समझा भी होगा। इसी क्रम में मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका हिमालय दुर्खीम पे आएगा और इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको मैं 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।